नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा की। आज हम बात करेंगे तो लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि अलग अलग नामों से जानते हैं लोकसभा को। निम्न सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, भावनात्मक सदन भी कहा जाता है ना, और हाउस ऑफ पीपल भी इनको कहा जाता है, और प्रथम सदन भी कहते हैं। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल्स कहते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इनको 3-4 नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है। और इसका जो लोकसभा का गठन है वो दे रखा है हमको अनुच्छेद 81 में। किसमें? अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में, गठन अनुच्छेद 81 क्या है। अब बात करते हैं हम, पहले वापिस हम संसद की तरफ चलते हैं कि संसद किसे कहते हैं और संसद में क्या क्या शामिल होता है। तो हमने यहां देखा, अगर हम संसद की बात करेंगे तो संसद में 3 चीजें शामिल होती है। पहला लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? ये है अनुच्छेद 79 में। ध्यान रखना, 79 में स्पष्ट शब्दों में संसद के बारे में बता रखा है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। और संसद की, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के अंदर गठन दे रखा है और लोकसभा का अनुच्छेद 81 के अंदर। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि वो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। हमको एक एक चीज का अच्छे से ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम संसद के, राज्यसभा के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को क्या क्या नामों से जानते हैं वो हमने देखा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, है ना। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं लोकसभा के बारे में, गठन के बारे में। अनुच्छेद 81 है, उसके अंदर क्या लिख रखा है, कितने सदस्य होने चाहिए। अब वर्तमान में कितने सदस्य हैं तो हम देखते हैं कि सदस्य संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले सदस्य संख्या, हम सदस्य संख्या देखें तो अधिकतम कितनी हो सकती है। जो अधिकतम सदस्य संख्या है, इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। कितनी होगी? 552 होगी। अब ये किस तरह होगी वो हमें बता देता हूं आपको। जो अनुच्छेद 81 में दे रखा है उस आधार पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो 530 सदस्य हैं ये तो राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे? राज्यों से चुनकर के आएंगे। और 20 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, यह अनुच्छेद 81 में है। ध्यान रखना, 20 सदस्य हैं। ये जो संघ शासित प्रदेश है, प्रदेश, यहां से आएंगे। कितने हो गए? 550 हो गए। और 2 सदस्य जो हम स्पष्ट है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। 2 सदस्य हमारे मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। क्या होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो कुल हुआ 552 सदस्य इस तरह होते हैं। 530 राज्यों से, 20 हमारे संघ शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ये हमने देखा। और मनोनीत का अनुच्छेद आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, 331 में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? 331 में। क्या लिखा हुआ है? अगर आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। अर्थात ये 2 सदस्य अनुच्छेद 331, ध्यान रखना अनुच्छेद
331 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। तो सदस्य संख्या हमने देखी कितनी है? 552। लेकिन वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में क्या है सदस्य संख्या, तो वर्तमान की बात कर लेते हैं। चलो, वर्तमान क्या कहता है? वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है आपकी 545। कितनी है? 545। अब वो 545 किस तरह है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। 530 है वो तो राज्यों से है। कहां से है? राज्यों से है। इसके अलावा 13 सदस्य हैं। कितने? 13। वो संघ शासित प्रदेशों से है। अब संघ शासित प्रदेशों की बात कितने की हुई थी हमारी? 20 की हुई थी। लेकिन कुछ क्षेत्र जो हमारा पीओके में है, पाक अधिकृत कश्मीर में, उसको भी हमने शामिल करके 20 की गणना की थी जब स्टार्टिंग में की थी, लेकिन वो चीज अभी नहीं हो पाई है। तो 13 हमारे संघ शासित प्रदेशों से है और 2 सदस्य कहां से मनोनयन होता है? आंग्ल भारतीय। तो देखिए 530 राज्यों से, 13 संघ शासित से, 2 मनोनीत, तो 530 और 13 543 और 2 45। कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 545। तो वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है? 545 सदस्य संख्या है। यहां तक आपको अच्छे से हम सदस्य संख्या के बारे में जान चुके हैं। इसके अलावा इनका चुनाव किस आधार पर होता है? अब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया की बात करें। देखिए इनका जो चुनाव होता है वो स्पष्ट है, अनुच्छेद 81 में लिख रखा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा, जनता के द्वारा सार्वभौमिक, कौन सा? सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा, मताधिकार मतलब जनता सीधे सीधे किसको चुनेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। जनता किसको चुनेगी? सीधे सीधे अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। सार्वभौमिक मताधिकार है सभी जनता को जिनकी आयु कितनी हो चुकी है? 18 प्लस हो चुकी है। 18 या 18 प्लस हो चुकी है, वो जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। ये लोकसभा की चुनाव की प्रक्रिया है कि लोकसभा के सदस्य को किस पद्धति के द्वारा चुना जाएगा। और इसमें विजेता कौन होता है? एकल संक्रमणीय की तरह वो नहीं है कि एक व्यक्ति वरीयता के आधार पर वोट दे। यहां पर एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, जिसको हम कहते हैं। फिर जीत कैसे होगी? तो हम कहेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता। हिंदी में बहुत अच्छा शब्द है, अग्रता ही विजेता। अर्थात जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा? विजेता होगा। जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट मिलेंगे वही क्या होगा? विजेता होगा, जिसका इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अर्थात अग्रता ही विजेता होगा। अब हमने ये चीजें देखी, अग्रता ही विजेता होगा, हमने सदस्य संख्या देखी, हमने चुनावी प्रक्रिया देखी कि चुनाव किस आधार पर होंगे। तो प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा होंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो योग्यताओं की बात कर लेते हैं। देखिए योग्यताओं की बात करें तो पहला 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पहला तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है? 25 वर्ष की आयु। कितने वर्ष की? 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो, अर्थात 25 साल से या 25 साल से अधिक आयु के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा संसद की
द्वारा निर्धारित योग्यताएं पूरी करता हो, पूरी करता हो। संसद समय समय पर कोई अमेंडमेंट करे, वो योग्यता को पूरी करता हो। इसके अलावा पागल ना हो, क्या नहीं हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और संसद द्वारा योग्यताएं पूरी करता हो। ये योग्यताएं हैं किसी को भी लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए, उसको उस मैदान में खड़ा होने के लिए, अपने चुनाव के लिए उसको ये योग्यताएं तो उसके पास होनी ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो योग्यताएं हैं उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर कुछ आरक्षण व्यवस्थाएं कर रखी है, कुछ क्षेत्र है उनको आरक्षित कर रखे हैं एसटी एससी ओबीसीओं के लिए, जो एसटी एससी के लिए जो आरक्षण क्षेत्र है वहां पर वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, अर्थात एसटी एससी का ही कैंडिडेट वहां पर खड़ा होगा, तो वो आरक्षण के हिसाब से भी वो योग्यताओं को पूरी करता होना चाहिए। वैसे जो वो योग्यताएं हैं जो हमने आरक्षण को योग्यता के संदर्भ में नहीं आती है, वो क्या है कि एक विशेष प्रावधान कर रखा है इन जातियों के साथ जो तबका नीचा है, जो शुरू से दलित अवस्था में रहा है, उसको ऊपर उठाने के लिए समानता का अधिकार जिससे मिल सके उन लोगों को, वो भी अपना क्या नाम है लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर सके, उसके आधार पर उनको कुछ जो जगह है वो उनके लिए क्या की गई है, आरक्षित की गई है। उसकी हम आगे संसद की बात करेंगे, जब करेंगे कि क्या क्या कौन से अनुच्छेद में कर रखी है, तो वो योग्यता भी उसके पास होनी चाहिए। तो आरक्षित क्षेत्र में आरक्षित जो अभ्यर्थी है, आरक्षित जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वही क्या लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जो इनको वोट देने का अधिकार है वो 18 प्लस के जो लोग हैं उनको ये। अब बात करते हैं हम इनके कार्यकाल की बात कर लेते हैं। ये योग्यताएं पूरी हो गई, लोकसभा का कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। ध्यान रखना कितना, 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। अगर प्रश्न पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना है तो 5 वर्ष है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको समय से पहले भी क्या किया जा सकता है, विकृत किया जाता है। अनुच्छेद 85 हमको बताता है कि समय से पहले भी इसको क्या किया जाता है, विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह। इसको क्या किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। अर्थात कार्यकाल नॉर्मली 5 वर्ष का होता है लोकसभा का, लेकिन इनको पहले भी विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 हमको इस बात के बारे में बताता है। ये हमने इनका कार्यकाल देखा। अब हम इनकी शक्तियां देखेंगे कि लोकसभा के पास क्या क्या शक्तियां हैं। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहां से प्रश्न बन सकता है लोकसभा के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव थे वो कब हुए थे, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुए, वो हुए 1951 और 52। 1951 और 52 में प्रथम आम चुनाव हुए, इस बात का भी ध्यान रखना। और प्रथम जो लोकसभा गठित हुई जिसकी हम 17 अप्रैल 1952 को हम देखते हैं, तो 17 अप्रैल 1952 का भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा प्रथम लोकसभा जो अध्यक्ष रहे हैं वो कौन रहे हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये रहे जीवी मावलंकर। याद रखना, गणेश मावलंकर। कौन रहे हैं, गणेश मावलंकर। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो दोनों का ध्यान रखना। इसके अलावा गणेश मावलंकर को संसद का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद का जनक। संसद का
या लोकसभा का जनक भी आ जाए तो भी ये लिखना है, संसद का जनक कौन है? गणेश मावलंकर, जीवी मावलंकर को क्या कहते हैं? भारतीय संसद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संसद का जनक। और इससे पहले जो लोकसभा थी, लोकसभा के जो कार्य थे, संसद के रूप में जो कार्य कर रहे थे, वो कौन कर रही थी? संविधान सभा कर रही थी। जब हमारा संविधान सभा थी वो एक सदनीय रूप से 13 मई 1952 तक एक सदनीय सदन की तरह काम कर रही थी। उसके दो काम थे, एक तो संविधान का निर्माण करना, एक संसद के रूप में कार्य करना। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो गणेश मावलंकर हमने देखा, इनका याद रखना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब इनके हम कार्यों की बात करते हैं संसद के। तो हम पहले लेते हैं विधायी कार्य। विधायी कार्य, देखिए विधायी कार्य में क्या क्या आ सकता है। देखिए लोकसभा कानून बनाने का काम कर सकती है। कानून निर्माण किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा। लोकसभा उसका एक हाउस है, तो इसका पूरा कानून निर्माण पर अपना अधिकार है। मानते हैं कुछ संशोधनों के लिए ये राज्यसभा की स्वीकृति भी आवश्यक होती है, लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत? 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है और अपनी सदस्य संख्या अधिक होने के कारण जीत किसकी होती है? लोकसभा की होती है। तो विधायी का कार्य, कानून निर्माण की जो शक्ति है वो किसमें है? लोकसभा के अंदर है। इसके अलावा संविधान संशोधन की शक्ति है वो किसके अंदर है? लोकसभा के अंदर है। तो हम इस बात को स्पष्ट हम कह सकते हैं कि राज्यसभा के हम जानते हैं कहीं न कहीं रोल है साथ में, लेकिन मुख्यतः जो विधायी कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो लोकसभा के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। 118 अनुच्छेद 118 ये बात कहता है, ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? संयुक्त अधिवेशन जो 108 के तहत बुलाया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन उसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसके अलावा हम देखते हैं वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं। विधायी कार्य के अलावा वित्तीय शक्ति, तो देखिए वित्तीय शक्ति, तो वित्तीय शक्ति पर तो पूर्ण रूप से लोकसभा का ही अधिकार होता है, क्योंकि वित्त विधेयक, धन विधेयक जो भी हैं वो सबसे पहले कहां पेश किए जाते हैं? लोकसभा के अंदर ही पेश किए जाते हैं। तो वित्त विधेयक, धन विधेयक लोकसभा के अंदर पेश किए जाते हैं और राज्यसभा उन्हें रोक नहीं सकती। राज्यसभा को, उनको कोई अधिकार नहीं है कि राज्यसभा उस पर अड़ंगे लगाए, और ये इन पूरी लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो वित्त संबंधी जितने भी कार्य हैं उस पर एक छत्र राज्य है लोकसभा का। तो वित्तीय जितने भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? लोकसभा के द्वारा किए जाते हैं। एक जो भी पैसा खर्च होता है वो वित्तीय शक्ति के अंदर आता है। वित्तीय शक्ति का अगर हम बजट की बात करें, चाहे हम किसी भी धन विधेयक की बात करें, चाहे किसी बार फंड के रिलीज की बात करते हैं, वो सब काम किसके अंडर में आता है? लोकसभा के अंडर में आता है। इसके अलावा और क्या कार्य है? तो हम देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए तीसरा कार्य हम बात करते हैं तो क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है कि नहीं करती? हम देखते हैं कि सरकार कब तक टिकी रहेगी? जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है, लोकसभा में क्या प्राप्त नहीं है? बहुमत नहीं है, तो क्या होगी? सरकार गिर जाएगी, सरकार समाप्त हो जाएगी। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करती है? लोकसभा करती है। वो संसद में बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है, प्रस्ताव ला सकती है, बहुत सारे अधिकार है जिनके आधार पर वो कार्यपालिका पर पूर्णतः नियंत्रण रखती है। काम रोको प्रस्ताव है, बहुत सारे प्रस्ताव है, ऐसे प्रस्ताव है जहां पर इनको अपना अगर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अगर बहुमत खो देती है तो सरकार को क्या है? अपना
गिर जाती है सरकार, सरकार को पद छोड़ने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है, विघटित हो जाती है, तो पूरी तरह लोकसभा है जो कार्यपालिका पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। इसके अलावा अन्य और भी कार्य हैं। संविधान संशोधन की शक्ति वाला कार्य है जो हम कर चुके हैं, बात करते हैं। तो संविधान संशोधन का कार्य है वो किसका है, लोकसभा का है। संविधान संशोधन कर सकती है लोकसभा। अनुच्छेद 368 में हम देख चुके हैं संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है। उसमें कुछ संविधान संशोधनों में हम देखते हैं कि राज्यसभा है उसकी भी बराबर की भूमिकाएं हैं संविधान संशोधन में, तो लेकिन साथ इसका भी मिलना जरूरी है। तो लोकसभा के संविधान संशोधन संबंधी कार्य भी हम देख चुके हैं और इसकी एक शक्ति हम कह सकते हैं संविधान संशोधन करने की भी शक्ति है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो निर्वाचन संबंधी बात कर सकते हैं। निर्वाचन, तो निर्वाचन में क्या है, हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, हम देखते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इनमें भागीदारी होती है कि नहीं होती है, होती है। तो लोकसभा के सदस्यों की भागीदारी निर्वाचन में भी होती है। इसके अलावा लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही क्या होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। तो प्रधानमंत्री भी किस पर डिपेंड करता है, लोकसभा के बहुमत पर डिपेंड करता है। तो हम इनकी बात करें। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रपति के द्वारा कार्य है वो एक तरीके से मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है, वो लोकसभा से होता है और राज्यसभा से होता है। तो लोकसभा की बड़ी भूमिका है संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति और कार्य करने में, प्रशासनिक कार्यों में जो भी है निर्देश संबंधी। तो लोकसभा एक बहुत बड़ी भूमिका रखती है हर तरीके से हम देखते हैं। तो निर्वाचन के अलावा जो राष्ट्रपति है इसके महाभियोग में अगर इसमें लगाया जाता है उसमें भी लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाया जाता है तो हटाने में भी राज्यसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या नाम है, लोकसभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानते हैं कि जो पहला बार प्रस्ताव है वो राज्यसभा में रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा की भी एक बड़ी भूमिका होती है उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए। इसके अलावा हम अन्य देखते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे काम है, नियुक्ति संबंधी कार्य है जिनमें लोकसभा एक बड़ी भूमिका निभाती है। अगर हम उनकी बात करते हैं और कौन कौन सी काम हो सकते हैं तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए। इसके अलावा संकटकालीन स्थिति में संसद की स्वीकृति से ही राष्ट्रपति क्या करता है, संकटकालीन स्थितियों में अपन कहते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो बात होती है उसमें संसद की अनुमति आवश्यक होती है और वो अनुमति में लोकसभा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके अलावा संविधान संशोधन में भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर संविधान संशोधन में किसी तरीके की समस्या आती है तो संयुक्त अधिवेशन की बात रखी जाती है 108 के तहत, और संयुक्त अधिवेशन में हम देखते हैं विजय श्री किसको मिलती है, लोकसभा को मिलती है। तो वहां भी महत्वपूर्ण भूमिका लोकसभा की रहती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अध्यादेश जारी करना होता है तो उसके लिए भी संसद अनुमोदन करती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने के लिए भी लोकसभा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस तरह लोकसभा एक महत्वपूर्ण सदन है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।